Okay, all set and action. तो हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल संखौर फ्रॉम आईआईटी खड़गपुर। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जेई मेंस एंड नीट एज वेल। जो क्वेश्चंस का लेवल होगा, जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस का लेवल होगा, जो वो जेई मेंस के लेवल का ही होगा। बट हम इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग जेई एडवांस के क्वेश्चन नहीं करेंगे, इसमें बहुत सारे पीवाईक्यूज भी होंगे बीच में। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्रैश कोर्स एंड प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस, साथ में जो भी जेई मेंस की जो डीपीपीज होती हैं जो मैंने सॉल्व की थी अपने टाइम पे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वो चीज़ भी आपको सॉल्व करनी ही पड़ेगी बिकॉज जेई इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, तो अराउंड कुछ क्वेश्चन 10-20 क्वेश्चन हम लोग इधर भी सॉल्व कर रहे होंगे और अराउंड 30-40 क्वेश्चन आपको शीट पे भी मिल जाएंगे। तो अराउंड किसी भी टॉपिक के लिए वो इट्स अ गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस अलॉन्ग विद वीआईक्यूज अलग इंक्लूड किए गए। अब बात करते हैं कोर्स में क्या क्या होने वाला है। तो कोर्स के बेसिकली कोर्स में कुछ पार्ट्स होंगे, लाइक पहले तो होगा जीओसी से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी हाइड्रोकार्बन आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग सीधा कार्बोनिल कंपाउंड्स पे जंप करेंगे। अब ये क्यों जंप आया है, बिकॉज कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जेई मेंस हो चाहे एडवांस हो, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कार्बोनिल कंपाउंड से आना ही आना होता है, ये 99% श्योर होता है। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, then we will cover each and every topic depending upon time कितना बचेगा। ठीक है, अच्छा, जिनको रिवाइज करना है उनके लिए भी ये बेस्ट है, लेकिन आई वुड सजेस्ट जिनको सिर्फ रिवाइज करना है वो लेक्चर ना देखें, सिर्फ जो डीपीपी है या जो शीट होगी जो मेरे डिस्क्रिप्शन पे है वो सिर्फ सॉल्व कर लेना। ओके, और किसी तरह की अगर हेल्प चाहिए, लाइक अगर किसी को मटेरियल चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का ही, तो देन ही और शी कैन मेल मी माई ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन होगी। ओके, और भी किसी तरह की अगर हेल्प चाहिए, लाइक मेंटरिंग या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं इस ड्यूरिंग दिस टाइम, बिकॉज ये टाइम सबसे ज़्यादा प्रेशराइज्ड होता है एक्चुअली। इस टाइम पे आसान नहीं होता किसी के लिए भी कर पाना। ओके, फर्स्ट लेट मी चेक कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हो रहा है। ओके, देन वी विल स्टार्ट। ठीक है, तो हाँ, एक और चीज़ है, बहुत बेसिक से स्टार्ट होगा लेकिन बहुत धीरे धीरे करके लेवल बढ़ाएंगे। ओके, एंड आफ्टर एक एक फंडा है मेरा है बेसिकली जो मैंने सीखा है कि अगर आप 30 to 45 डेज अगर आप ऑर्गेनिक को दे दो 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटा डेली। अब ये चीज़ आती है कि 2 घंटा कैसे दें, अब डेली का बहुत मुश्किल होता है, वो भी इस टाइम पे जब जे इतना करीब हो। तो द थिंग इज कि जब पूरे साल नहीं दिया, 2 साल जो इतने साल भी आप कोचिंग में थे तब नहीं दिया, तो अब तो देना ही पड़ेगा कभी ना कभी, अगर आपको ऑर्गेनिक में कुछ भी नहीं आता तो। ठीक है, तो 2 घंटा तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। ओके, और 2 घंटा इज नॉट जस्ट अबाउट कि ये लेक्चर देखना और डीपीपी सॉल्व करना, इट्स ऑल्सो अबाउट कि आप एनसीईआरटी भी रीड कर रहे हो। ओके, तो दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरे एफर्ट नहीं काम करेंगे, आपके एफर्ट भी काम करेंगे। ओके, एनसीईआरटी रीडिंग करोगे, ये वाले क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा, जो मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा और जो डीपीपी होंगे, इसको सॉल्व करोगे, आई कैन बेट ऑन दिस कि 30 to 45 डेज के बाद में आपके सारे पीवाईक्यूज बन रहे होंगे, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व हो रहे होंगे, इवन जे एडवांस के भी प्रॉब्लम जो मैं कराऊंगा और पीवाईक्यूज में आप करोगे तो काफ़ी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ओके, तो फालतू की बातें बहुत हो गई, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, हम लोग जीओसी, हाँ, अब जीओसी से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, आइसोमेरिज्म भी है एक टॉपिक, उससे भी तो स्टार्ट कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आइसोमेरिज्म एंड नॉमेनक्लेचर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं जितना जीओसी है। एंड इफ यू विल फाइंड टाइम देन आइसोमेरिज्म एंड आईयूपीएसी भी मैं करवा दूंगा। तो बेसिकली जीओसी है क्या, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें एनसीईआरटी में लिखी हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं बता रहा हूँ कि जितने भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं उनमें कार्बन होता है, दोज आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्हीं को कहते हैं और उन्हीं की स्टडी इतनी ज़्यादा होती है। अब ऐसा एक्चुअल में क्या होता है कि जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं वो इतने सारे हैं कि पूरी पूरी एक अलग ब्रांच बना दी। दैट इज वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्सिस्ट। ठीक है, अब आते हैं ये सवाल आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स कैसे हैं। तो कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है जो कि एनसीईआरटी में पहले ही पन्ने पे शायद दी गई होगी मे बी, उसका नाम है कैटेनेशन। कैटेनेशन क्या है, कैटेनेशन का मतलब होता है कि आप
बहुत लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं कार्बन। देखो यहाँ पे अगर कोई रिवाइज करने आए या बिल्कुल पढ़ने आए तो आई एम होपिंग कि इतनी नॉलेज होगी कैटेनेशन क्या होता है और ये किस तरह से लंबी लंबी चेन्स बना सकते हैं। ओके, अच्छा, चेन्स बनाने का मकसद क्या है कि, अच्छा इसके बाद मैं ये, अगर आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना, कैटेनेशन हो गया, ठीक है। मेन मेन चीजें मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन जो मैं कराऊंगा वो तो जरूर नोट कर लेना, ठीक है। और डेफिनेशन वगैरह आपको बुक से मिल जाएंगी, वैसे वो याद करने की जरूरत नहीं है, रीडिंग करने की जरूरत है, ठीक है। तो अब जो मोटी मोटी कहानी है वो उस पर बात करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी क्या है, कि लोग इससे पहले सोचते थे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो खुद नहीं बना सकते, मैन मेड नहीं होता, वो हमेशा प्लांट्स या फिर एनिमल से हम लोग को मिलते हैं। इसको कहते थे वाइटल फोर्स थ्योरी। ये फिर एक साइंटिस्ट था, नाम नहीं याद है और नाम इम्पोर्टेंट भी नहीं है। अच्छा, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं ऑलरेडी बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जेई के लिए, जेई के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो उसने अमोनियम साइनाइड से, अमोनियम साइनाइड को हीट करके उसने NH2CO NH2 बनाया है। इसको कहते हैं यूरिया, इसको कहते हैं अमोनियम साइनाइड, अमोनियम साइनाइड। अच्छा, मैं साथ में बहुत सारी चीज़ें भी देता चलूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल हो गया कि बहुत सारे जो हिंट्स होते हैं, हिंट हो गया, रिएक्शन याद करने के तरीके, जितनी भी चीज़ें मुझे आती थी मैं सारी सारी चीज़ें बता दूंगा, ओके। ये जो कन्वर्जन था अमोनियम साइनाइड से यूरिया तक बनने का, इस रिएक्शन ने पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो पूरी पूरी तरह से चेंज कर दी। फिर उसके बाद अमोनिया के अलावा बहुत सारे गैसेस और भी, सॉरी अमोनिया कह रहा हूँ, यूरिया हो गया। यूरिया यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, अगर किसी को नहीं पता तो यहाँ पे इसका सिंथेसिस हुआ है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा और फिर उसके बाद जब ये सिंथेसाइज हुआ था उसके बाद फिर बहुत सारे और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज किए गए, ठीक है। चलिए हिस्ट्री की बात करिए। इसके बाद एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, इन सब की चीजें जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है एक बार रीडिंग जरूर मान लेना, ओके। अच्छा, अब कार्बन पे आते हैं उसके हाइब्रिडाइजेशन पे, ओके। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है पहले बात 6 होता है, अगर नहीं पता किसी को, 6 है, ठीक है। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। इसके पास 3d या 3p या कुछ भी थर्ड ऑर्बिट में ऑर्बिटल्स नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहीं पे इसका अंतिम संस्कार हो जाता है एक तरह से, ठीक है। लेकिन इसके पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर 2p2 की बात की जाए तो ये कुछ इस तरह से फील्ड होता है, एक इधर एक इधर, वैसे यहाँ पे आई एम होपिंग कि ये चीज़ आप सभी लोगों को पता होगी किस तरह से, बस स्टिल मैं रिवाइज करवा देता हूँ। 2s एंड 2p। अब क्या होता है कि यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन होता है एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अदर, ओके। तो क्या होता है कि मतलब बेसिकली मिक्सिंग भी कहते हैं इसको। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है जब भी कार्बन किसी और से बॉन्ड बना रहा होता है, मान लेते हैं CH4 बना रहा है, मीथेन, ओके। तो हाइड्रोजन जब इस पे करीब आए, कार्बन के करीब आ रहा होगा, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इस तरह से इसके करीब आ रहा होगा, तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज होगी, बिकॉज अगर तुम एक कभी भी अगर एक स्टेबल कंपाउंड अगर बन रहा है तो हमेशा उस रिएक्शन में एनर्जी इवॉल्व होगी, तभी वो स्टेबिलिटी गेन करता है, ओके। बेसिकली ये समझ लो कि तुमने कुछ खाया, अब पेट में गैस बन गई, ये छोड़ो, ये वाला एग्जांपल नहीं। फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी मिल चुकी है किसी ना किसी वजह से, हाँ सबसे बेस्ट एग्जांपल तो यही होता है कि मान लो किसी, अगर आप लड़के हैं तो किसी लड़की की, किसी लड़की ने आपकी तारीफ कर दी, अब आपको एनर्जी आ गई, कि एनर्जी क्या, एक एक्साइटमेंट आ चुकी है कि हाँ उससे बात करनी है, ऐसा कुछ करना है, ठीक है। तो वो जो एक्साइटमेंट होती है वो तभी खत्म होगी ना जब लड़की आपको रिजेक्ट करेगी या फिर हाँ कर दे, ये भी हो सकता है, नॉट जस्ट हम लोग नेगेटिव हमेशा नहीं सोच सकते, ओके। तो ये जब एनर्जी जब रिलीज होती है, किसी भी चीज से एनर्जी अगर रिलीज होगी तो वो यूजुअली यूजुअली ऐसा होता है कि वो स्टेबिलिटी को अटेन करने की कोशिश, ओके। तो अब ये जब भी होता है, जब हाइड्रोजन एटम जब कार्बन के करीब आ रहा होता है तो एक एनर्जी रिलीज होती है। अब उस एनर्जी की रिलीज होने की वजह से, या कह सकते हैं उसी एनर्जी की वजह से, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जंप करके इसे खाली पी ऑर्बिटल में चला जाता है। तो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह का नजर आता है। इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड होते हैं, लेकिन अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड हो जाएंगे, ओके। इसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पे
बेसिकली 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं। अब जिसको नहीं पता तो इस चीज को इग्नोर कर देना। ओके, अब 4 इसके पास 4 इसके पास मान लेते हैं खाली ऑर्बिटल हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब किसी को भी बॉन्ड बनाना होगा H में, अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसको कहते हैं 1s। ओके, तो 1s1 में कुछ इस तरह का नजर आता है। तो ये ऑर्बिटल और ये ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर लेते हैं, तो ये आपस में बेसिकली जुड़ जाते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन क्या करके बॉन्ड बना देते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से ये कार्बन और भी तरह के बॉन्ड बनाते हैं। ये होती है बॉन्डिंग ऑफ कार्बन। ये पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन बॉन्डिंग ऑफ कार्बन पे होता है। इसको पॉज करके अगर आपको लिखना है। फिर आते हैं मेन मुद्दे पे कि कार्बन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। सी द नोट्स, पहले मैं नोट्स का भी पीडीएफ भेज दूंगा सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अब जीओसी का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बेसिकली कभी भी किसी एक चीज पे नहीं डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। उनमें से सबसे बड़ा एक कॉन्सेप्ट होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। ओके, अच्छा जीओसी जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं दो तरीके से, दो मतलब दो प्रॉपर्टीज पे कह सकते हैं। एक पहला होता है ओके, और दूसरा होता है एसिड बेस। अच्छा मैं ये बता दूं कि एसिड बेस स्ट्रेंथ मतलब मेंस या एडवांस में मिला के पक्की बात है एक क्वेश्चन तो गारंटीड आना ही आना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। ओके, और ये हम लोग पता कैसे करते हैं, इफेक्ट्स के थ्रू। हम लोग इफेक्ट्स पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो अभी तक जैसे जिसको आइडिया होगा उसको तो ये तो पता होगा कि 3 तरह के इफेक्ट होते हैं यूजुअली जो हम लोग पढ़ते हैं, मैथमेटिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, इस पे वीडियो बनी हुई है हमारे चैनल पे, तो आप देख सकते हो चाहो तो जाके। ओके, मैं बट स्टिल इसमें भी एक्सप्लेन करूंगा पूरी चीज़ें, बस क्रैश कोर्स है पूरा पूरा कंप्लीट होना चाहिए। तो हम लोग पहली बात करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। नंबर पे हमारा इंडक्टिव, कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहली बात तो की है परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट का मतलब ये होता है कि मतलब एक बार ये इफेक्ट अगर लगना स्टार्ट हो गया तो इसको इस पर रिवर्सिबिलिटी नहीं, रिवर्सिबल नहीं हो सकता। मतलब अगर ये किसी चीज पे लग रहा है या किसी एटम के बीच में लग रहा है तो अब ये वापस दोबारा उसी जगह पे पहुंच जाए, ये पॉसिबल नहीं होगा। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरी चीज ये सिर्फ और सिर्फ परमानेंट में लिख देता हूँ, ठीक है। ये वैसे नोट्स में है मेरे, और परमानेंट इफेक्ट है। एंड सेकंड चीज मैंने बताया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है ये उस चीज पर काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं, एक लंबी चेन है कार्बन की, यहाँ पे Cl लगा हुआ है, 4 कार्बन है, 1 2 और यहाँ पे Cl लगा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि Cl और C के बीच की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिफरेंस ठीक ठाक होता है, ठीक है। अब तो ये क्या करेगा, इसके जो बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे कलर इसके जो दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, बेसिकली बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है हमेशा। वैसे तो क्लाउड होता है बेसिकली, अगर मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, हम लोग कभी इलेक्ट्रॉन्स को देख नहीं सकते हैं, अभी तक साइंस इतनी डेवलप नहीं हुई है, क्योंकि वो हमेशा जब भी हम लोग अगर देखने जाते हैं तो हमेशा एक समझ लो एक तरह से जैसे मेरे रूम में पंखा चल रहा है तो पंखे को अगर आप रोक दो तो 3 विंग्स दिखती हैं आपको, लेकिन अगर आप चला दो फुल स्पीड में या किसी भी नंबर पे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारी विंग्स दिख रही हैं। एग्जैक्टली वो होता है, क्लाउड टाइप का फॉर्मेशन होता है हमेशा बॉन्डिंग में, यहाँ पे इस तरह से क्लाउड होता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Cl की ज़्यादा होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये अपनी तरफ खींचता है। बेसिकली ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा डेविएट कर जाएगा या मूव कर जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा या कुछ भी कह लो। इसकी वजह से यहाँ पे एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, डेल्टा को पार्शियल नेगेटिव चार्ज की तरह डिनोट करता है। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा प्लस आ चुका है इस कार्बन पे। डेल्टा प्लस होने का मतलब यहाँ पे इस कार्बन पे जो डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी थोड़ी ज़्यादा है। ये बात होपफुली समझ में आ रही होगी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी का मतलब इसके इस तरफ के बॉन्ड पेयर से इलेक्ट्रॉन खींच लिए, अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे जो इसके हिस्से के पीछे वो भी थोड़ा बहुत डेविएट होके बेसिकली थोड़ा थोड़ा करके Cl के पास पहुंच गया। अब इसके पास जो इलेक्ट्रॉन थे वो तो चले गए उस साइड पे, थोड़ा सा दूर हो गए, इससे दूरी बना ली। तो अब ये इसके साइड में जो लेफ्ट साइड में कार्बन होगा उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचेगा,
ओके, एग्जैक्टली यही होता है। तो यहाँ पे एक इफेक्ट लगे, यहाँ पे ये कार्बन इस पे खींचेगा तो यहाँ पे डबल डेल्टा प्लस आता है। डबल डेल्टा प्लस का मतलब बेसिकली होता है कि डेल्टा स्क्वायर प्लस काइंड ऑफ। डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा की वैल्यू यूजुअली लेस देन 1 होती है, तो डेल्टा का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो डेल्टा स्क्वायर विल बी लेस देन डेल्टा। ठीक है, इस पे जो बेसिकली चार्ज आएगा वो थोड़ा सा कम होगा। और ये चार्ज डेवलप कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने खींच लिए, पूरी तरह से नहीं खींचे, इसीलिए यहाँ पे डायरेक्ट +1 या -1 नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इस अब यहाँ पे इतना भी ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं हुआ कि Cl जितना खींच सके, तो यहाँ पे उससे कम होगा। सिमिलरली यहाँ पे डेल्टा क्यू प्लस एंड डेल्टा 4 प्लस, इस तरह से एरो बन जाएगा। तो बेसिकली इसको जो खींचने वाले हिस्से को कहते हैं ना, ये यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होगा, ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ। ठीक है, यहाँ पे कुछ और चीजें आती हैं, जैसे कि इसका, अगर इसका चार्ज लिया जाए, इसका चार्ज लिया, इसका मॉड लिया जाए बेसिकली, और इन सबको ऐड किया जाए, यहाँ पे ऐड किया जाए, ऐड किया जाए, इन सबको ऐड किया जाए, तो ये विल बी इक्वल टू इसके मॉड के बराबर। तो बेसिकली ये चार्ज कंजर्वेशन है। अगर अगर मैं स्क्रीन पे लिखने जा रहा हूँ, अगर इस पे जो चार्ज आया है विल बी इक्वल टू इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका चार्ज प्लस इसका, बिकॉज यहाँ पे चेन एंड हो जाती है। ओके, दैट्स द बेसिक मोटिव ऑफ इंडक्टिव। ओके, इसको, और इसको माइनस आई इफेक्ट कहते हैं, जिसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग आगे। माइनस आई का मतलब ये अपनी तरफ खींच रहा है, पुलिंग, अट्रैक्ट कर रहा है। ओके, तो हमेशा ये समझ लो कि ये याद करने का तरीका बहुत किसी सबको नहीं पता होता। तो बेसिकली मैंने ऐसे याद किया था कि जो छीनता है किसी से, विदड्रॉ करने की कोशिश करता है, उसको नेगेटिव भी समझते हैं ना हम लोग। किसी चीज से अगर मान लेते हैं कोई खाना छीन रहा है तो वो नेगेटिव आदमी होता है बेसिकली। तो हमेशा माइनस आई इस वजह से उसको नेगेटिव नाम दे देते हैं। मतलब ये बस मेरा तरीका है याद करने का, मेरा ही था। ओके, ठीक है, अब आते हैं इसे कुछ क्वेश्चंस पे। ये अच्छा, कुछ और चीजें जैसे डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है, जैसे जैसे अभी आपने देखा है यहाँ पे, जैसे इस कार्बन से इस कार्बन का है, इस कार्बन से इस कार्बन का है, तो इस पे जो चार्ज है वो कम से कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट कम से कम लग रहा है इस वाले कार्बन में, यहाँ पे उससे ज्यादा, यहाँ पे उससे, यहाँ पे सबसे ज्यादा इनके कंपेरिजन में। ओके, दिस इज द फैक्ट। ओके, अब ये सारी चीजें लिखी हुई है मेरे नोट्स पे, अगर चाहो तो पढ़ लेना बाद में। अब आते हैं प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट। अच्छा, जो हम लोगों ने देखा उसको माइनस आई बोलते हैं, अभी जो प्लस आई होता है, अच्छा ऐसा हमेशा नहीं हो सकता है कि कोई इलेक्ट्रो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो एलिमेंट हो सकता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। ओके, तो क्या करेगा ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो इस पे अब डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड सबसे ज्यादा और यहाँ पे कम होगा। होपफुली आई थिंक यू आर गेटिंग इट। ये इसको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि ये अपनी तरफ खींच रहा है, कार्बन हमेशा खींच रहा है। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी। तो और खींच रहा है इसलिए उसको पॉजिटिव होता है बेसिकली। इट इज काइंड ऑफ डोनेटिंग, इट इज गेटिंग डोनेटेड बेसिकली। कार्बन से कोई छीन नहीं रहा है कार्बन, अब कार्बन को कोई दे रहा है बेसिकली। ओके, ये फैक्ट वाली चीज हो गई। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट का एक एक माइनस आई इफेक्ट का एग्जांपल बता दिया, प्लस आई इफेक्ट का मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। सबसे बेस्ट एग्जांपल है जो है वो वैसे मिथाइल ग्रुप का ही है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है? अब ये सी, अब जैसे मैंने इधर बताया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो इधर डेल्टा, इधर डेल्टा प्लस है, इधर डेल्टा प्लस है। ठीक है, ये खींचेगा, ये खींचेगा, ये खींचेगा, और ये इस तरह, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा नेगेटिव है, यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव, ये डेल्टा क्यूब आ जाएगा। इस तरह से काम है बेसिकली, ये खींच रहा है अपनी तरफ, या फिर समथिंग इज डोनेटिंग दिस कार्बन, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस आई। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा एक प्लस आई इफेक्ट का। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट के और भी ग्रुप्स होते हैं, और एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप होता है जिसको बोलते हैं NR3+। ये हमेशा ग्रुप्स में होते हैं, जैसे CH3
बॉन्ड हो गया, ये एक प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, बिकॉज जैसे मैंने एग्जांपल बताया प्रीवियस वाली स्लाइड में, ये हाइड्रोजन जिस तरह से कम डिफरेंस है बेसिकली, आई मीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये कार्बन ज्यादा खींच लेता है। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा इस डायरेक्शन में ये CH3 ग्रुप ही है। ठीक है, ये वाला जो ग्रुप है वो CH3 ग्रुप ही है जो कि इस तरफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं, तो बेसिकली CH3 होगा, और भी मैं ग्रुप्स बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। NR3 प्लस में क्या है, N और R हो गया कोई एल्काइल ग्रुप, तो R हो गया यहाँ पे, ये R हो गया, ये R प्लस ग्रुप यहाँ। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है कि बेसिकली नाइट्रोजन हमेशा यूजुअली 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कभी कभी 4 बना लेता है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि N पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी उस पर लेस है और 4 इलेक्ट्रॉन से वो बॉन्ड बना दी। ओके, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से, ओके, आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है काइंड ऑफ। ओके, तो कोई भी अल्काइल ग्रुप होगा या कुछ भी होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन भी हो सकता है, NH3 भी एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप है। ओके, ये अपनी तरफ खींचेगा इलेक्ट्रॉन और यही खींच के आगे बढ़ा देगा बेसिकली, बेसिकली जेनरेशन वाली। ओके, ठीक है, ये मतलब एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल था इसलिए मैंने बता दिया। ओके, अब आते हैं कुछ ऑर्डर पे, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। ओके, प्लस आई इफेक्ट में ग्रुप आते हैं यूजुअली O पे माइनस लगा हुआ है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड का सिंबल है। ओके, COO माइनस, यहाँ पे बॉन्ड है एंड देन CMe3, मतलब बेसिकली इस तरह से मिसाइल ग्रुप लगे हुए हैं। ओके, देन CHMe2 बॉन्ड इधर है, बेसिकली Me की जगह एक H है, फिर CH2Me एंड CH। ओके, फिर तीसरा एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल TD&H। अभी TDH क्या है, T है ट्राइटियम, D है ड्यूटेरियम, H है प्रोटियम, आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। ओके, इसका इसका एक क्वेश्चन करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा कि इसका ऑर्डर प्लस आई इफेक्ट इस ये डोनेटिंग ज्यादा क्यों है। okay, एक क्वेश्चन करेंगे, चाहो तो मैं अभी वैसे बता सकता हूँ। बेसिकली इनका मास ज्यादा होता है, तो मास ज्यादा होने की वजह से इनकी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो कम होती हैं। ये थोड़ा सा हाई लेवल चला जाएगा, बट इतना समझ सकते हैं कि इसका जो मास ज्यादा है, सी के साथ कभी भी बॉन्ड बनाएगा तो इनका जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्ट्रेंथ है वो हमेशा ज्यादा रहती है, बिकॉज इनकी वाइब्रेशंस कम होती हैं। वाइब्रेशंस कम होने की वजह से आ, इनकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, बेसिकली अगर ये कार्बन है और ये ट्राइटियम है, तो ये अगर ये इस तरह से बॉन्ड बनाए हुए हैं तो इनकी जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वाइब्रेशंस होती हैं वो ज्यादा होती हैं, तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होता है वो आपस में जो ऊपर नीचे वाली जो डायरेक्शन होती है, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, उधर भी वो बेसिकली फ्लोट कर सकता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड, या उधर भी इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन इनकी मास ज्यादा होने की वजह से इनकी जो ऊपर नीचे वाली जो डायरेक्शंस होती हैं या आसपास वाली जो डायरेक्शंस होती हैं वो कम होती हैं। इस वजह से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो आराम से इस साइड में डोनेट कर सकता है उस पॉइंट की डायरेक्शन में। ओके, ये चीज नहीं समझ में आए तो उसको याद रख लेना, होपफुली शायद आ गई हो। ओके, ये थोड़ा सा टफ है। ओके, ये हो गया प्लस आई इफेक्ट, ये बेसिकली ये कॉमन सेंस से भी हो जाना चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो लेकिन एनसीईआरटी में भी ऑर्डर दिया हुआ है तो इसलिए एनसीईआरटी में माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर दिया हुआ है। ये ये इथाइन है, ये ईथीन है। ओके, बीच में है बेंजाइल, अब ये चीज पे भी आता है हम लोग। ओके, अब आते हैं माइनस आई इफेक्ट। ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है एक्चुअली, ये सी ट्रिपल बॉन्ड CH का और ये वाला ग्रुप और CH, ये ऑर्डर ऐसा क्यों है। ओके, तो सबसे पहली चीज आती है इनकी हाइब्रिडाइजेशन, ये sp है, इधर sp2 है और इधर भी sp2 ही है, सारे के सारे कार्बन। ओके, अब sp में s कैरेक्टर ज्यादा होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू ई, क्योंकि एस कैरेक्टर यहाँ पे 50% है,
यहाँ पे 33%। ओके, एस कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इस वजह से इसका जो पुलिंग स्ट्रेंथ है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की जो ताकत है वो ज्यादा होती है। तो अगर वो ज्यादा होती है तो ये अच्छा इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा। अब यहाँ पे sp2 है, यहाँ पे 33% है। ये अब बात क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे क्या दिक्कत है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप हर कार्बन को देखो तो sp2 ही है। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड लगे होंगे इस तरह से, और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जो भी डबल बॉन्ड लगे हुए होते हैं वो कॉन्जुगेशन में होते हैं, एक के बाद एक ऑल्टरनेट बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो यही चीज हेल्प करती है इनको कि इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींचने की क्षमता है वो ज्यादा होते हैं। ओके, बेसिकली ये रेजोनेट कर रहा होता है, रेजोनेटिंग पावर पे भी हम लोग अभी आएंगे बाद में। ओके, तो ये मोटा मोटा हमारा माइनस इफेक्ट होता है।